नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार समाचार टाइम्स से। आज हमारे जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में इलेक्शंस का बहुत खुला दौर चल रहा है और इस दौर में अभी 32 लोगों ने अपना नामांकन किया था, जिसमें एक का नामांकन वापस हुआ था और 6 लोगों ने का नामांकन रद्द हो गया था। बचे थे 25 लोग, जिन्हें उनको आप बोलिए तो उनको चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। उसके बाद जिनमें 2 लोगों में कांटे का टक्कर चल रहा है, जिसमें एक हमारे 2 बार के सांसद विद्युत वरुण महतो जी और दूसरे हमारे बहरागोड़ा विधायक हैं जो इंडिया गठबंधन से अभी इलेक्शन में है। और तीसरा जो अभी जमशेदपुर में बहुत चर्चित नाम अभी चल रहा है, जो एक निर्दलीय है, सौरभ विष्णु जी। और इनका अगर हम बताएं तो इनका जो बैकग्राउंड है वो इन्होंने जमशेदपुर से ही, झारखंड से ही अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये न्यूयॉर्क चल गए, वहां से इन्होंने एमबीए किया और उसके बाद वहीं अपना बिजनेस चालू किए। और उससे अगर इनका पीछे जाना चाहें तो एक बहुत ही अच्छी इनकी खबर है कि इन्होंने एक हिम्मत दिखाया था। जमशेदपुर में 1968 में एक यूसीआईएल कंपनी आई है, यूरेनियम कंपनी। उसमें इन्होंने 2021 में एक डॉक्यूमेंट बनाया था। उस डॉक्यूमेंट का मकसद ये था कि यूरेनियम जो प्लांट है उससे जो रेडिएशन हो रहा है उसके वजह से 90s के टाइम में जो वहां पे बच्चे हैं वो अपंग हो रहे थे, डिसेबिलिटीज का शिकार हुए हैं। जो वहां की औरतें वो मिसकैरेज का शिकार हो चुकी हैं और अभी भी उस एरिया में अगर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ इस तरह का माहौल आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे हिम्मत दिखाने वाले इंसान से आज हम मिलते हैं और इन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि आगे चल के यहाँ का जो संसदीय इलेक्शन है, सांसद के लिए इन्होंने भरा है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या विचार ऐसा है जो अच्छा खासा वेल सेटल लाइफ न्यूयॉर्क का छोड़ के आज जमशेदपुर में यहाँ आके इन्होंने इलेक्शन लड़ने का एक सोचा है। तो विष्णु जी, इसके बारे में आप कैसे सोचा ये चीज आपने? सबसे पहले बहुत आपको धन्यवाद, सब श्रोताओं को धन्यवाद। ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन बहुत रिसर्च के बेसिस पे था कि मैंने ये देखा कि कितने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कितनी तरह की समस्याएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। पानी का प्रॉब्लम है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, सारा मजदूर ठेकेदारों का हो चुका है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम है। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसपे कोई लोकल पार्टी जो है खुल के काम नहीं कर रही है। कोई भी जो सांसद का प्रतिनिधि है या सांसद है वो खुल के काम नहीं कर रहे हैं। हमको नहीं पता उनका मुद्दा क्या है, वो लोग किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब हम ये देखें कि ये सब जो मुद्दा है उस पर कोई नहीं लड़ रहा है और मेरा रिसर्च हमको बताया कि ये सब मुद्दों का जरूरत है हमारे शहर को, और लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, ये सब मुद्दे पे उनके पास ऐसा कोई भी लोग नहीं है जिसपे वो विश्वास कर सके, तब लोगों के कहने पे और अपने रिसर्च के बल पे हम इस इलेक्शन में उतरे कि हम पावर को लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे जमशेदपुर में पावर के पोजीशन में आके हम सुधार कर सकें। पहले क्या था कि आपके आने के पहले जो 25 लोग हैं उनमें से 2 लोगों में टक्कर चल रहा था, बीजेपी और इंडिया गठबंधन में। लेकिन आपके आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों में ये चर्चा गर्म हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और यहाँ के जो वास्तविक जो यहाँ पे दिक्कतें हैं, जैसे स्कूल का मुद्दा हो गया, प्राइवेट स्कूल जो अपनी मनमानी कर रहे हैं उसका मुद्दा है, और भी कुछ मुद्दे हैं, नोटिफाइड एरिया का मुद्दा है। तो इसको आम जरूरतों के हिसाब से आप कैसे देखते हैं? देखिए, आम जनता को क्या चाहिए, हम लोग ये समझना होगा कि हम लोग पहले राजा का राज था, फिर उसको खत्म कर दिए हम लोग, फिर कंपनी का राज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको खत्म किए हम लोग, फिर जमींदारी प्रथा को हम लोग खत्म किए। तो मानवता बहुत दूर आ चुका है चलते चलते कि हम लोगों को क्या चाहिए। तो हम लोगों को प्रजातंत्र चाहिए। बहुत रिसर्च के बाद ये डेमोक्रेसी का फॉर्मूला आया। तो डेमोक्रेसी में क्या है कि सब कुछ प्रजा के लिए है और हमारे ऊपर हम लोगों ने सरकार बनाया है जो एक वेलफेयर स्टेट है, मतलब हमारे वेलफेयर के लिए है। तो प्रजा को नागरिक सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा से नौकरी उत्पन्न होता है, फिर घर में आप रहेंगे तो स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये सब चीजें लोगों को चाहिए। तो जमशेदपुर में भी तो कोई हम लोग दुनिया से अलग है नहीं, और ये सब चीज में जमशेदपुर में राजनीति होता है, गंदा राजनीति होता है और बरसों से चले आ रहा है, 30, 40, 50, 60 साल से चले आ रहा है। और ये मामला इतना उलझ चुका है कि आज लोग जानते नहीं है कि कई एरिया में पानी का इतना प्रॉब्लम है तो क्या किया जाए, शिक्षा में सारे संस्थान बंद हो गया तो क्या किया जाए। तो ऐसा लगता है लोगों को जैसे उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वही घिसे पिटे नेता, वही घिसी पिटी पार्टियां कोई खराब या अच्छी नहीं होती, पार्टी सब अच्छी होती है, लेकिन उसके जो प्रतिद्वंदी हैं जो हमारे हैं, आप विद्युत महतो जी को देखिए, तो 10 साल वो पावर में रहे, तो उनका तो ऐसा कोई उपलब्धि तो है नहीं जो नागरिक सुविधा में है। अभी बहरागोड़ा के विधायक जो है गठबंधन उनको लेके आई है, तो उनसे तो बहरागोड़ा के लोग ही नाराज हैं, उन पर कई तरह के चार्जेस हैं
कि वो बालू का खनन करते हैं वगैरह वगैरह, क्या क्या हमको नहीं पता, पर बात सुनने में आता है। तो ऐसे प्रतिद्वंदी को जब आप लेके आएंगे और आप उस पर बाजी लगाने की सोचेंगे तो जनता तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, क्योंकि वो चुने किसको। तो आई थिंक अभी पब्लिक को हम बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक नया चेहरा है, सब मुद्दे पे ये सब बात कर रहा है। तो हो सकता है कि कहीं अगर जनता का आशीर्वाद मिले तो हम इस बार आगे निकल जाए, हमको मौका मिले। कहीं ना कहीं आपने ना विद्युत वरण महतो जी का बात किया, तो 10 साल से अभी एयरपोर्ट का मुद्दा लटका हुआ है। और हम लोग अभी कुछ दिन पहले सर्वे किए थे गांव देहात में जाके, तो वहां अभी ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी, तो अभी जैसे आपने कहा कि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, सांसद के उम्मीदवार हैं विद्युत वरण महतो जी, 2 बार वो सांसद ऑलरेडी रह चुके हैं, और 10 साल से आपका एयरपोर्ट का मुद्दा फंसा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले हम लोग सर्वे करने गए थे, तो कुछ गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता है कि इलेक्शन किस चीज का हो रहा है, उनके उम्मीदवार कौन है। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे, अगर ऐसा सोच के हिसाब से लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि हम इलेक्शन किस चीज का दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि हाँ अभी क्या आने वाला है, 25 तारीख को क्या, बोलते दादा हमको नहीं पता। और जब पूछा गया कि इलेक्शन किस चीज पे देंगे, तो उन लोगों का कहना था कि हमको मद मिला नहीं, यानी हमको नशा नहीं मिला, तो हम वोट क्या चीज पे देंगे। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे, इस सोच को कैसे चेंज करेंगे आप? ये सोच को एक दिन में नहीं बदल जाता, और ये सोच ऐसा किस लिए हुआ है, इसके पीछे विश्लेषण करने का जरूरत है। हमारा एक स्ट्रक्चर है बूथ मैनेजमेंट का हमारे यहाँ। अब आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहीं पे है। तो बूथ मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप एक बूथ पे अपना 8-10 लड़के घुसा देते हैं, प्रत्येक लड़के को बीजेपी वाले और जेएमएम वाले 1-1 हजार रुपया देते हैं, माने एक बूथ को मैनेज करने के लिए 10,000। फिर उस तमाम एरिया में इलेक्शन से एक दिन पहले वहां में हड़िया दारू शराब बांटा जाता है। तो लोग इसके बारे में विरोध करते रहे हैं, पर इसको अगर बदलाव करना है तो शिक्षा में बदलाव करना होगा। अभी इलेक्शन कमीशन चाहे कि हम 10 दिन इलेक्शन के पहले हम प्रोग्राम चला दें, लोगों को हम कुछ पोस्टर बैनर दिखा दें, तो हम गांव में जाके देखते हैं कि गांव के लोगों का समस्या क्या है। उनके पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल के नाम पे 1-2 कमरे का बिल्डिंग है जो कि एक मजाक है। तो वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे? तो वो लोग अपने लाइफस्टाइल में डूबे हुए हैं। अब उनका लाइफस्टाइल है कि वो पेड़ से महुआ निकालते हैं, महुआ को तोड़ते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और औरतें खेतों में जाती हैं। झारखंड इकलौता ऐसा स्टेट है जहां औरतें काम करती हैं। कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, साउथ इंडिया में कुछ स्टेट्स में काम करती हैं, वहाँ औरतें जो है बंधुआ मजदूर का काम नहीं करती। तो ये कल्चर उस तरह का बन चुका है, और ये उन लोगों का परंपरा है, वो लोग उसमें प्राइड लेते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि उसको कैसे बदलेंगे, ये कहना सही होगा कि हम लोग उनके बीच में घुस के कैसे अपने कल्चर को उनके कल्चर में जोड़ सकते हैं, कि वो लोग इस चीज को समझे कि नहीं भाई, जो चुनाव है, चुनाव उनके लिए कैसे बहुत जरूरी है। तो इसको बदलने के लिए वहां शिक्षा लेके आना होगा, वहां बड़े बड़े स्कूल्स बनाने होंगे। अब हमारे शहर में ही टाटा स्कूल ने 300 के स्कूल बंद कर दिए, तो हम गांव में नए स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। तो पहले तो शहर में स्कूल नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर आप जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे आपको ज्यादा फोकस होगा? एजुकेशन नंबर 1 फोकस रहेगा। पहले तो हम 350 स्कूल जो टाटा ने बंद किए हैं इमीडिएटली इनको खुलवा देंगे, इसीलिए कि 10,000 करोड़ रुपया टाटा ने विदेशी यूनिवर्सिटी को दान किया है, तो टाटा को 5,000 करोड़ रुपया देना ही पड़ेगा। यहाँ जमशेदपुर से छोड़ के आउट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं जी, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को पैसा देते हैं, वहाँ अपने उनके बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं जिसमें टाटा हॉल लिखा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को $100 मिलियन दिया गया है। 100 मिलियन माने ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपया हो गया। तो एक बिल्डिंग बना देना शानदार हार्वर्ड के अंदर, अमेरिका के शहर में, उसमें टाटा हॉल लिख देना, और फिर इसमें बराबर छोटे मोटे फंड देते ही रहना। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ब्रांडिंग पे लगे हुए हैं कि अमेरिका में मेरा नाम हो, कैलिफोर्निया में मेरा नाम हो, लंदन में मेरा नाम हो, और आप जिस जमीन से उठे हैं, जहां से आपका अस्तित्व बना है, उस जमीन को आप ठेकेदार मजदूरी में पूरा कन्वर्ट कर रहे हैं। और जो शिक्षा जो है, शिक्षा आपने महंगी कर दी है। तो शिक्षा महंगी नहीं, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार की पोजीशन में टाटा स्टील है शहरी क्षेत्र में, और देहात क्षेत्र में भी आज जाइएगा तो टाटा फाउंडेशन के नाम से सब कुछ शहर के साथ कंट्रोल चलता है, सरकार के साथ कंट्रोल करता है जी, उनका CSR डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने अपना CSR डिपार्टमेंट किस हक से इन्वॉल्व किया गांव के अंदर? अब तो हम लोग गांव में सरकार को ब्लेम करें तो सरकार कहती है टाटा स्टील है, टाटा को ब्लेम करें तो ये तो आपने जो है टाटा फाउंडेशन के नाम पे आपने एक फ्रॉड किया है ना। आप टाटा फाउंडेशन आपने बना लिया, आप खुद पैसा कमाते हैं, और अब टैक्स को राइट ऑफ करने के लिए अपने ही फाउंडेशन को दे देते हैं, और फिर आप प्रचार करते हैं कि हमने तो सारा पैसा दान कर दिया। आप सोच के देखिए, ऐसा कहीं होता है क्या? आपने पैसा बनाया, आपने एक NGO बनाया, आपने उसी NGO को दान कर दिया, फिर उस NGO से आप RAT में मांग भी नहीं सकते। कहना है कि मैं मियां मिट्टू, अपने ही मिट्टू पालूंगा, अपनी मिट्टू को मिर्चा खिलाऊंगा, तोता को बुलवाऊंगा, बोलूंगा मैं ही अच्छा हूँ। कोई शक नहीं है इस बात में, इस बात में कोई शक नहीं है।
अगर हम पावर के पोजीशन में आ गए तो पर्दा फाश कर देंगे ये सब चीज का। और हम टाटा को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। जब कोई बच्चा बदमाश हो जाता है तो उसका पिटाई नहीं होता है क्या? जब कोई बड़ा जुर्म करता है तो उसको जेल नहीं होता है क्या? मगर ये तो कहीं नहीं बोलता कि उसको मार दो, उसको भगा दो। उसका भी स्थान है, टाटा का स्थान हमेशा रहेगा। लेकिन आज टाटा जो है गलत नीति पे चल रही है। उसका नीति को सुधारना होगा, उसको कड़ा दंड देना होगा और उसको हमारे सामाजिक जो ढांचा है उसमें ढालना होगा हम लोगों के लिए, ताकि वो अपना भी काम कर सके, प्रॉफिट भी बनाए और ये शहर पे जो मनमानी हो रहा है उसको बंद करे। मतलब कहीं ना कहीं जो अभी झारखंड की राजनीति है उसको कंट्रोल करने वाले हाथ अगर बोला ना जाए तो टाटा स्टील है पीछे से, बैकग्राउंड से। बिल्कुल है। 50 लाख करोड़ की कंपनी तो सिर्फ टाटा स्टील है और उसकी सब्सिडी पता नहीं कितने लाख करोड़ की है। टाटा फाउंडेशन हमको लगता है खुद 100 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी होगी। ये सारा पैसा मिला दीजिएगा तो 100-150 साल का झारखंड का बजट हो जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आया? और ये हेल्थ का जो अभी सिस्टम है यहाँ पे सबसे बड़ा हमारे मतलब विधानसभा में जमशेदपुर में सबसे बड़ा एमजीएम हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ की हालत देखेंगे और यहाँ के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे, दो बार यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ अगर जाने के बाद बेड नहीं मिलता है, मतलब मरीज का ये हाल है कि जाने के पहले वो 10 बार सोचते हैं। देखिए, हम स्वास्थ्य मंत्री जी पे डायरेक्ट आक्रमण अभी नहीं करेंगे, इसीलिए कि संसद का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी गरिमा को भंग नहीं करेंगे। लेकिन हम इतना कहेंगे कि अगर हम स्वास्थ्य मंत्री होते झारखंड के तो जो एमजीएम मेडिकल हॉस्पिटल है उसको हम पीपी मोड में चलाते, क्योंकि आज कहीं ना कहीं, और टाटा को कभी नहीं देते, बाहर से नया ब्रांड को लेके आते। आज पारस ग्रुप जैसा ब्रांड तैयार है, आज मैक्स ग्रुप जैसा ब्रांड तैयार है। अरे हमारे पास सरकारी एम्स है भाई। अगर हम संसद का चुनाव लड़ गए तो हम पूरे एमजीएम जो नया अस्पताल यहाँ बन रहा है और पुराना बन रहा है उसको एम्स के थ्रू चलाएंगे हम लोग। आज क्यों नहीं चला सकते आप बताइए? आज बर्न यूनिट के वहां में जाइए तो लोग जले पड़े हैं, गर्मी का दिन है और उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, एसी तो दूर का बात है। ऐसा कहीं व्यवस्था देखा है क्या आपने? जो मरीज मर जाता है उसको चूहा खाता है वहां में, ऐसा भी केस सुनने में आया है। ये मतलब सच्चाई है। इसको हमने भी कवर किया था ये मैटर को कि मृत शरीर जो था उसके पैर को पूरा चूहा खा गया था। पैर को चूहा खा गया था। आप अगर इस स्टोरी को देखिएगा तो आपका हृदय हिल जाएगा। लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं जमशेदपुर की जनता भी अपना उम्मीद खो चुकी है। उनको लगता है कि सांसद का पावर क्या है, सांसद को वोट दे, नहीं कोई बड़े पार्टी को वोट दे देते हैं हम लोग। भाई आप लोग को सांसद का पावर हम दिखाते हैं, सांसद क्या होता है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, एक निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए आज त्रिकणीय मुकाबले में हमको मेरा नाम दे रहे हैं, तो एक बार डिसीजन ऐसा लीजिए कि हमको चुनिए और उसके बाद हम दिखाते हैं कि सांसद की औकात क्या है। और जो जंग लगा हुआ ये पोजीशन है इसको साफ करके और इस पावर का इस्तेमाल हम लोगों के पक्ष में करके दिखाते हैं एक बार, ताकि लोग को भी पता चल जाए सांसद जनता के द्वारा चुना हुआ सबसे ऊपर का पोस्ट है, सर्वोच्च पोस्ट है। एक सांसद आगे जाके प्रधानमंत्री होता है, तो आप सोच लीजिए कि इससे बड़ा पद तो हम लोग चुन नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई सांसद काम करना शुरू कर दे तो कोई इसको रोक लेगा क्या? और ये हमारा जो सिविल सर्जन है जो एमजीएम के हैं, उनका ये ऑथेंटिक बयान है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में 310 हॉस्पिटल मतलब सरकारी छोटे बड़े मिला के हैं और इलेक्शन वाले दिन यानी 25 तारीख को इनका अगर आप एक हॉस्पिटल में अगर बड़े हैं जैसे एमजीएम है इस तरह का अगर हॉस्पिटल, तो वहाँ कम से कम 800-900 आपका जो वर्कर है वो उस दिन बिजी रहेंगे। जब उनसे ये पूछा गया और एक अनुमान लगाया गया, अगर हम भी अनुमान लगाते तो 1 लाख वर्कर छोटे बड़े 310 हॉस्पिटल में होंगे। वहां से आप 50% भी मार्जिन लेके चलिए तो 50,000 जो वोटर्स है उस दिन वो अपने इमरजेंसी ड्यूटी में बिजी रहेंगे, तो उनका वोट कहीं ना कहीं मायने रखते हैं 50,000। इसको लेके आपका क्या बयान है? देखिए, यहाँ डायरेक्टली ये डीसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि डीसी निर्वाचन आयोग के अंडर में है अभी। तो यहाँ डीसी को ये चाहिए था कि वो 50,000 1 लाख जो हॉस्पिटल के जो एम्प्लॉय हैं उनको, उनका जैसे टीचर्स का मतदान हुआ, उनका शीघ्र से शीघ्र मतदान कराने की चेष्टा की जाए। इसीलिए कि 50,000 1 लाख वोट डिसाइडिंग वोट हो सकता है किसी के लिए भी, मेरे लिए डिसाइडिंग हो सकता है, किसी के लिए भी डिसाइडिंग हो सकता है। और उन लोगों का पूरा हक है कि वो लोग अपना मतदान को दे, ताकि उनके मतदान के, उनके पावर का, जो हॉस्पिटल का जो मामला फंसा हुआ है, उनका भी एक आवाज जो है वो जाए जनता के आगे कि हमारे वोट का भी कोई ताकत है, हमारी वोट की एक शक्ति है। तो उनका मतदान शीघ्र कराया जाना चाहिए और उन 50,000 मतदाताओं को बैलेट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, हम यही कहेंगे। और लास्ट आप पब्लिक से अपील क्या करना चाहेंगे कि आपको वोट क्यों दे और वजह क्या है कि हाँ, दो जो पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बीजेपी है, जेएमएम जिसे इंडिया गठबंधन ने चुना है, अपने गठबंधन के अंदर समीर मंत्री जी को इलेक्शन लड़ा रही है, तो उनको छोड़ के आप पे विश्वास क्या क्यों करे? और वजह क्या ऐसा है कि हाँ पब्लिक उनको निग्लेक्ट करे कि हाँ ठीक है अब इनको छोड़ के एक नया सोच की तरफ जाना है। जैसे आज जमशेदपुर में एक चल रहा है कि हाँ सौरभ विष्णु जी हैं जो नए सोच के साथ आए हैं
तो इस सोच से जुड़ने के लिए कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जैसे 23 कैंडिडेट जो बचे हैं उसमें से 22 कैंडिडेट अपना जमानत भी नहीं जब्त कर पाए, मतलब बचा पाएंगे। तो आपको ऐसा क्यों फील होता है कि हाँ ये 2 कैंडिडेट के लिए हम लड़ सकते हैं और मेरे सोच जो है उस सोच के साथ लोग जुड़े? इसको लेके आप लास्ट क्या पब्लिक से अपील करना चाहते हैं? देखिए, हर बार आपको वोट करना पड़ेगा, हर बार, हर 5 साल में आपको वोट करना ही पड़ेगा। आपको किसी न किसी पे विश्वास करना ही पड़ेगा। आपको बिना विश्वास के जिंदगी का गाड़ी नहीं चलता। आप ये दोनों प्रत्याशी को देखिए और हमको देखिए और उनका चेहरा सिर्फ देख के सोचिए कि वो लोगों ने क्या विकास किया है और हम क्या विकास कर सकते हैं। तो हम पब्लिक से यही अपील करेंगे कि हमको मौका दीजिए, एक नए चेहरे पे बाजी लगाइए और देखिए कि एक नया चेहरा क्या कर सकता है आपके लिए। जमशेदपुर का जो राजनीति है वो निर्दलीय कैंडिडेट के पक्ष में है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मोदी जी पे अपना वोट मांगा है। और जो जेएमएम का कैंडिडेट है वो एक डमी कैंडिडेट है, उनको तो अपना विधानसभा संभाला नहीं गया, अभी 6 विधानसभा संभालने आए हैं। हमको मौका दीजिए, हम आप लोग को दिखाएंगे कि सांसद क्या होता है, हम आप लोगों को दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। हम आप लोगों की सिर्फ आवाज ही अभी नहीं उठा रहे हैं, उस आवाज के प्रति पूरी तरह से समृद्ध हैं और 5 मुद्दे पे आपको हम जीत के दिखाएंगे। पानी, बिजली, शिक्षा, नौकरी और आपका अपना अधिकार। आपका अपने अधिकार मतलब तमाम नागरिक सुविधाएं, शिक्षा। तो और कहीं ना कहीं कल हमें एक इनपुट मिला है कि आप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो 8:30 बजे मतलब आपका चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया, जबकि 10 बजे तक का ये टाइमिंग है। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम जिला प्रशासन का इसमें निंदा करना चाहेंगे, इसलिए कि जिला प्रशासन के लोगों को हमने कहा कि आपने हमको किस बेसिस पे, हमने तो परमिशन नहीं मांगा था 8:30 बजे का। हमारी रैली शुरू हुई थी 7 बजे, गर्मी का इतना दिन है, हम सुबह भी रैली करते हैं। मेरे पैर में भी छाला हो गया रैली कर करके, मेरे साथ लड़के बीमार पड़ते रहते हैं। हम लोग दिन में भी काम कर रहे हैं, शाम में हम लोग निकलते हैं काम करने के लिए। मौसम ठंडा होता है तो उस समय जनता भी जुड़ती है और हमको अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहाँ पे प्रशासन का आके हमको जबरदस्ती 8:30 बजे बंद कर देना, ये जो हमको बात हजम नहीं हुआ। 10:30 बजे तक रैली चला है भाजपा लोगों का, 10:30 बजे तक रैली चला है गठबंधन का। तो हमको जब इतना समर्थन मिल रहा है, लोग चाहते हैं कि हम उनके पास आए, हमको 8:30 बजे बंद कर देना ये ठीक बात नहीं है। हम जिला प्रशासन से अपील करेंगे कि हमको भी 10 बजे तक जाने दिया जाए, जो प्रोटोकॉल है, और हमको भी मेरा प्रचार करने का पूरा हक है, क्योंकि हम लोगों के पक्ष में लड़ रहे हैं। लोग चाहते हैं हम उनके पास जाएं, तो मेरा प्रचार करने से हमको ना रोका जाए। ये संविधान के विरुद्ध है और ये नियम, जो चुनाव का नियम है, उनके विरुद्ध है। हमको भी जाने दिया जाए, ये हम अपील करते हैं। और आज देखते हैं क्या होता है कि 10 बजे तक हमको प्रचार करने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। और आपका चुनाव निशान और क्रमांक संख्या ये जरूर बताइएगा पब्लिक को कि जाने के बाद किस पे देना है, क्या करना है, उसको डिटेल दीजिएगा। 25 तारीख को चुनाव है, 25 तारीख को मेरा क्रम संख्या भी 25 ही है, तो 25 तारीख को 25 का ही बटन दबा दीजिए। 25 आपको डेट याद रखना है, चुनावी डेट, और 25 को 25 का बटन दबा। मेरा चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है, बाल्टी में वोट डालिए। इस बाल्टी में सारा कचरा हम साफ कर देंगे डाल के। कहीं ना कहीं सौरभ विष्णु जी ने खुल के ये किया है कि हाँ इस बाल्टी में वोट डालिए और जो भी कचरा है, जो तकलीफ है, कहीं ना कहीं उस बाल्टी में डालिए और उस बाल्टी को वो अच्छे जगह में ले जाएंगे, कहीं दफनाएंगे। और अच्छे पानी आपको पीने के लिए, अच्छी सोच, अच्छी सुविधा, अच्छा एडुकेशन के लिए वो फाइट कर रहे हैं। और पब्लिक को अब आपका डिसीजन है कि आप क्या लेते हैं। मैं अभिषेक कुमार मिलता हूँ दोबारी कड़ी में। जय हिंद।